ओके बच्चों, अब जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एनिमल वाला जो पार्ट है उसका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम कहने का मतलब है इसमें हम लोग न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम और हमारे बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिल करके बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ओके, जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो जो पहला टर्म हमारे सामने आता है वो आता है हार्मोन्स। अगर हम हार्मोन्स को डिफाइन करना चाहें तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि हार्मोन्स जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रोटीनस हो सकता है, पेप्टाइड के फॉर्म में हो सकता है, स्टेरॉइड्स के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में सेक्रेट होता है। नॉन न्यूट्रिएंट इन फंक्शन है, इसमें किसी प्रकार का पोषक तत्व मौजूद नहीं होता है और यह एक इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। मतलब दो सेल के बीच में चीज़ों को पहुंचाना लाना, ये काम जो है इनके द्वारा किया जाता है। और जब यह चीज़ों को पहुंचाता है या अपने इफेक्ट को किसी टारगेट साइट पे जाके प्रोड्यूस करता है तो वहाँ के मेटाबॉलिक फंक्शंस को, वहाँ के एक्टिविटी को यह अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है। तो ये है, तो हम हार्मोन्स को डिफाइन कर सकते हैं कि हार्मोन्स इट इज़ नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, मतलब इसमें किसी प्रकार का पोषक तत्व जो है वो मौजूद नहीं है। इट इज नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस सेक्रेटेड इन ट्रेस क्वांटिटीज। ट्रेस मतलब बहुत ही कम मात्रा में, सेक्रेटेड इन ट्रेस क्वांटिटी। इट इज नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस सेक्रेटेड इन ट्रेस क्वांटिटी। और किस रूप में काम करता है? एक्ट्स एज इंटर सेलुलर मैसेंजर, और काम करता है इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह। हार्मोन के बारे में जो सबसे शुरुआती इंफॉर्मेशन है वो दो वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, बेलिस और स्टार्लिंग के द्वारा। बेलिस एंड स्टार्लिंग, बेलिस एंड स्टार्लिंग, इन दो वैज्ञानिक ने जो है हार्मोन के बारे में शुरुआती एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया था। हार्मोन्स के आधार पे ग्लैंड्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उस चीज़ के आधार पे आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कहलाता है इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरा है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड को हम कह सकते हैं यह होता है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहलाता है क्योंकि यह बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है अपने हिसाब से, इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी हो सकता है, थायराइड हो सकता है। थायराइड ग्लैंड हमारे ट्रैकिया के दोनों तरफ, विंड पाइप के दोनों तरफ मौजूद है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा पसीना वाला जो है स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड,
और हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है जिसके पास इंडोक्राइन एक्टिविटी भी है और जिसके पास एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी है। तो अगर इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों एक्टिविटी है तो ये हमारा एग्जाम्पल कहलाएगा पेनक्रियाज। अब जरा इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड को, एक्सोक्राइन ग्लैंड को और हेट्रोक्राइन ग्लैंड को। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये हुआ यह एक डक्टलेस ग्लैंड, मतलब इसके पास डक्ट मौजूद नहीं है। डक्ट मौजूद नहीं होने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये बॉडी का कोई इस तरीके से कोई पार्ट है, इस तरीके से, और यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है कि यह अपने सारे सेक्रीशंस को ब्लड फ्लो में डाल देता है। मतलब कोई पार्टिकुलर पाइपलाइन सिस्टम, नेटवर्क ऑफ पाइप्स, डक्ट्स कुछ भी मौजूद नहीं है इंडोक्राइन ग्लैंड को। जो बगल से जो ब्लड फ्लो जा रहा है उसी ब्लड फ्लो में यह अपने सेक्रेशन को डाल देता है और यह टारगेट साइट तक पहुंच जाता है। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की, जैसे कि स्वेट ने, मान लीजिए हमारा स्किन का सरफेस है, तो स्वेट एंड सीवेसियस ग्लैंड का जो सेक्रेशन होगा वह एक डक्ट सिस्टम की मदद से यहाँ तक पहुँचेगा। देखिए इसके अंदर ये डक्ट सिस्टम है और इसी की मदद से जो है यह टारगेट साइट तक पहुँच जाएगा। तो स्वेट एंड सीवेसियस में ये डक्ट लाइन सिस्टम के द्वारा स्वेट जो है, पसीना आपके स्किन सरफेस तक पहुँच रहा है, एक पूरा पाइपलाइन सिस्टम बना हुआ है। और जब हम लोग बात करते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड की, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिसके पास इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों एक्टिविटी है। जैसे कि अगर पेनक्रियाज की हम लोग बात करें, पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज अगर एक्सोक्राइन एक्टिविटी कर रहा है, मतलब डक्ट वाला एक्टिविटी अगर कर रहा है, तो ये डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस जिसको कहते हैं, जो कि फूड के डाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जब यही पेनक्रियाज इंडोक्राइन एक्टिविटी कर रहा हो, मतलब डक्टलेस एक्टिविटी अगर ये कर रहा हो, तब ये सेक्रेट कर देता है इंसुलिन और ग्लूकाजोन। तब ये सेक्रेट करेगा इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चे कि हम हार्मोन्स के आधार पे, हार्मोन्स के मूवमेंट के आधार पे बॉडी में 3 टाइप के ग्लैंड को पढ़ते हैं। डक्टलेस वाला इंडोक्राइन ग्लैंड, डक्ट के साथ वाला एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी है जिसके पास इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन एक्टिविटी मौजूद होती है। हार्मोन्स के अगर हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि एक हार्मोन का एग्जाम्पल अगर हमको देखना है, जैसे देखिए बच्चे, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, इससे एक प्रोटीन हार्मोन सेक्रेट होता है, प्रोटीन हार्मोन। नेचर जो हार्मोन का है वो प्रोटीनस है। क्या नाम है इसका? टीसीटी, टीसीटी हार्मोन नाम है इसका। क्या है मतलब इसका? थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, और यह कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप जो है नेचर्स को देख सकते हैं। जैसे टेस्टिस से सेक्रेट होने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल, पुरुषों में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे आवाज़ का भारी हो जाना, एडम सप्पल का बाहर निकल जाना, मोस्टैक एंड बियर्ड्स का आ जाना, ये सब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा इनिशिएटेड एंड स्टिमुलेटेड है, वह एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, स्टेरॉइड्स है। तो इस प्रकार से प्रोटीनस हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है, आइडोथायरोनिन हो सकता है, स्टेरॉइड्स हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया। ओके, अब जो है हम लोग वन बाय वन जरा कुछ इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और उसका बॉडी पर क्या फंक्शन है, क्या रिलीज करता है, इसके बारे में थोड़ा जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए,
सबसे पहले कहानी स्टार्ट होगी हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस की सबसे पहले बात करेंगे। क्या है ये हाइपोथैलेमस? देखिए जरा, हाइपोथैलेमस जो है वह फोर ब्रेन के बेसल पार्ट में पाया जाता है। बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको डायनसेफ्लॉन के नाम से हम लोग जानते हैं, उसी के बेसल पार्ट में हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का एक ग्रुप रिलीज होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। और ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, यह पिट्यूटरी हार्मोन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के सिंथेसिस और सेक्रेशन को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, regulates the synthesis and secretion of hormones released from pituitary gland। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस से निकलने वाले न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या स्टिमुलेटिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन के प्रभाव में रहता है। इनफैक्ट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पीछे वाला पोस्टीरियर वाला जो हिस्सा है, वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में रहता है हाइपोथैलेमस के। ठीक, अब ये हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एक को हम लोग स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, यह प्रक्रिया को तेज करने वाला हार्मोन है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब यहाँ पर जीएनआरएच से है। जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच, यह स्टिमुलेट करता है, गोनेडोट्रोपिन के सेक्रेशंस को बढ़ाता है, गोनेडोट्रोपिन के सेक्रेशन को, ये जो एरो मैंने बनाया है ये तेज करने वाला है, नीचे कर देंगे तो स्लो डाउन, ये तेज करना का काम करता है। और वहीं पर यही हाइपोथैलेमस जब इनहिबिटिंग मोड में आ जाए, रोकने वाले मोड में आ जाए, जब यह इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करने लगे, जैसे कि यह रिलीज करता है सोमैटोस्टैटिन को, सोमैटोस्टैटिन, तब जो है सेक्रेशंस जो है पिट्यूटरी हार्मोन से निकलने वाला सेक्रेशन या कोई भी एक्टिविटी जो होता है वो स्लो कर जाता है। तो इस तरीके से हमने हार्मोन्स के बारे में जाना, टाइप ऑफ ग्लैंड के बारे में जाना, और थोड़ा सा हमने हाइपोथैलेमस के बारे में जाना कि वहाँ से स्टिमुलेटिंग हार्मोन जीएनआरएच और इनहिबिटिंग हार्मोन सोमैटोस्टैटिन का सेक्रेशन हो रहा है। ओके, अब वन बाय वन हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड।
देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वह एक बोनी बॉक्स के अंदर रहता है, एक हड्डी के बना हुआ छोटा सा बॉक्स है। साइज तो काफ़ी छोटा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। एक बोनी बॉक्स के अंदर मौजूद होता है जिसको सेला टर्सिका कहते हैं, और यह हाइपोथैलेमस से अटैच्ड रहता है। हाइपोथैलेमस से यह हमेशा अटैच्ड कंडीशन में रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो हिस्सा होता है, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का दो पार्ट है। ये आगे वाला हिस्सा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर पार्ट इसको कह सकते हैं। तो इसका जो आगे वाला हिस्सा है एडिनो हाइपोफाइसिस का, उसमें आता है पार्स डिस्टेलिस और आता है पार्स इंटरमीडिया। जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास मौजूद होता है पार्स नर्वोसा। अब अगर हम लोग बात करें कि पार्स डिस्टेलिस से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, पार्स डिस्टेलिस से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो सबसे पहला जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है जीएच। जीएच का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, यह जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, यह पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होगा और यह ह्यूमन बीइंग्स के अंदर उनके बोन और मसल मास को इंक्रीज करता है, मतलब हाइट और उनका जो टोटल बॉडी का डायनेमिक्स है उनको बढ़ाने का काम करता है। तो लिख सकते हैं ग्रोथ हार्मोन जो होता है इंक्रीजेस बोन एंड मसल मास। बोन और मसल्स के ग्रोथ और मास को इंक्रीज करने के लिए ग्रोथ हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन अगर बहुत ज़्यादा सेक्रेशन हो जाए, ओवर सेक्रेशन, तो शरीर का जो स्ट्रेचर है वो एक दानव की तरह हो जाएगा। बोन और मसल्स का मास एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगेगा, आदमी राक्षस की तरह नजर आने लगेगा। जाइंट इसको बोलते हैं, राक्षस को। तो वो जो बीमारी है, जब बहुत ज़्यादा ओवर सेक्रेशन हो जाए तब उसको जाइजेंटिज्म के नाम से जानते हैं। और अगर अंडर सेक्रेशन हो, बहुत ही कम सेक्रेशन अगर हो रहा है, तो बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा शरीर का, तो उसको हम लोग ड्वार्फिज्म, बौनापन जिसको कहते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाता है, ड्वार्फिज्म। ये सभी चीज़ें ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक तो ग्रोथ हार्मोन नजर आया, इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, टीएसएच इसको कहते हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक एसीटीएच, मिल्क सेक्रेटिंग प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन that is LH, follicle stimulating hormone,
FSH। और जब हम लोग बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया की, ये सारा जो हार्मोन है ये पार्स डिस्टलिस से रिलीज होता है। ये सारा जो है ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH, प्रोलैक्टिन, LH, FSH, ये सब पार्स डिस्टलिस से रिलीज हो रहा है। और पार्स इंटरमीडिया की अगर हम लोग बात करें, पार्स इंटरमीडिया बीच वाला जो एडिनो हाइपोफाइसिस का हिस्सा है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो वहां से जो हार्मोन्स रिलीज होगा दैट इज MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH रिलीज होगा वहां से। और हम लोग जब बात करते हैं पार्स नर्वोसा की, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पीछे वाला हिस्सा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्स नर्वोसा, वहां से दो हार्मोन रिलीज होगा। एक होगा ऑक्सीटोसिन, यह यूटेराइन टिश्यू के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड सेक्रीशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। बर्थ हार्मोन, जब बच्चे का पूरा जेस्टेशन पीरियड उसके मदर के वोम में हो जाता है, बच्चा जब पूरे तरीके से अपने मदर के वोम में ग्रो कर जाता है, उसके बाद जब पार्टुरेशन का टाइम आता है, मतलब बच्चे का अपने माता के गर्भ से बाहर निकलने का जब वक्त आता है, जिसको हम लोग पार्टुरेशन कहते हैं, तो पार्टुरेशन के समय जो यूटेरस का जो टिश्यू है, जिसको यूटेराइन टिश्यू कहते हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, जिसके कारण चाइल्ड बर्थ जो है, बच्चे का जन्म थोड़ा आसान होता है, लेस पेनफुल होता है मदर के लिए। और उसी बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए मेमोरी ग्लैंड से निकलने वाला जो मिल्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके सेक्रेशन को भी कंट्रोल करने का काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। तो एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकला और दूसरा हार्मोन निकला वैसोप्रेसिन। इसको हम लोग ADH के नाम से भी जानते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब वाटर की, जब पानी की कमी होती है बॉडी के अंदर, तो यह वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है वैसोप्रेसिन। आपका जो रीनल ट्यूब्यूल्स है, जहाँ से वाटर मतलब मूव कर रहा है, तो उन रीनल ट्यूब्यूल्स से यह वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। और डायूरेटिक का मतलब डायूरेसिस शब्द से बना हुआ है, ये मतलब पेशाब जिसको कहते हैं, मेक्ट्यूरेशन। तो डायूरेसिस को रोक रहा है, मतलब पानी को बॉडी से बाहर जाने से रोक रहा है और पानी को रीअब्जॉर्ब भी कर रहा है। ये तो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गया, एक आपका वैसोप्रेसिन हो गया और एक आपका ऑक्सीटोसिन हो गया। इन सभी के बारे में, जैसे प्रोलैक्टिन है, मिल्क के सेक्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, या फीमेल के अंदर आप कह सकते हैं कि जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होता है उनके ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डाइवर्स फंक्शन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये तो पहला हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं बिकॉज इट रेगुलेट्स functions of other endocrine gland, other endocrine gland। ये तो बात हो गई पिट्यूटरी की। अब जरा हम लोग बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पीनियल ग्लैंड।
पीनियल ग्लैंड भी हमारे ब्रेन के ही अंदर पाया जाता है, ब्रेन में ही पाया जाता है। और यहाँ से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको हम लोग मेलाटोनिन कहते हैं। वहाँ से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको हम लोग मेलाटोनिन के नाम से जानते हैं। और पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला जो मेलाटोनिन है यह ह्यूमन बॉडी के अंदर डायर्नल रिद्म को मेंटेन करता है। यह जो है डायर्नल रिद्म या 24 आवर साइकिल जो है, मतलब कब उठना है, कब कौन सा फंक्शन करना है, मतलब एक तरह से पीनियल ग्लैंड को आप या मेलाटोनिन को आप इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब ये आपके बॉडी के अंदर सोने और उठने का जो साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल, उसको मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ इसका इफेक्ट जो है इस मेलाटोनिन हार्मोन का, जो कि पीनियल ग्लैंड से निकल रहा है, मेलाटोनिन हार्मोन, इसका इफेक्ट जो होता है वो कहाँ कहाँ है। इसका इफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी देख सकते हैं, स्किन के कलर पर भी, जिसको हम लोग पिगमेंटेशन कहते हैं, पिगमेंटेशन, वहाँ पर भी आप इसके फंक्शन को देख सकते हैं। पिगमेंटेशन में भी इसका फंक्शन नजर आएगा। ओके बच्चों, हमने पिट्यूटरी और पिनियल तो देख लिया है। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ओके बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जो होता है इसके पास दो लोब्स होता है, टू लोब्स। और ये जो दोनों लोब है ये आपके विंड पाइप के दोनों तरफ मौजूद है। टू लोब्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया या विंड पाइप के दोनों तरफ जो है ये मौजूद होता है। टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड तो है ही, और यह दो प्रकार के टिश्यूज के मिलने से बना है। एक तो स्ट्रोमल टिश्यू होता है, स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमा जिसको कहते हैं, और एक फॉलिकुलर। स्ट्रोमा और फॉलिकल का बना हुआ होता है। आप स्ट्रोमल टिश्यू छोड़िए, सिंपल रखते हैं थोड़ा इसको। स्ट्रोमा एंड फॉलिकल, स्ट्रोमा प्लस फॉलिकल के मिलने से बना हुआ होता है। और यही जो फॉलिकल है, फॉलिकुलर सेल, ये आगे चल करके टेट्राआयोडोथायरोनिन और ट्राआयोडोथायरोनिन का डेवलपमेंट करेगा बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन। ओके, अब ये जो दो लोब है थायराइड ग्लैंड का, यह आपस में कनेक्टेड रहता है, और कनेक्टेड रहने के लिए इसको एक कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप की आवश्यकता होती है। कनेक्टेड बाय फ्लैप। फ्लैप का मतलब एक पतला सा एक टिश्यू का एक स्ट्रक्चर, एक टिश्यू का बैंड, कनेक्टेड बाय फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप से आपस में जुड़ा हुआ रहता है, और ये जो फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम लोग इस्थमस कहते हैं। इस्थमस। तो इस्थमस वो फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दोनों ही थायराइड ग्लैंड को, दोनों ही लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड को, जो कि आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया में मौजूद है, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। और बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो है वो स्ट्रोमा और फॉलिकल्स का बना हुआ होता है। अब ये जो हमारा फॉलिकुलर सेल है, यहाँ देखिए, ये आपका जो
जो सर्वाइकल पोर्शन है और ये ट्रैकिया के दोनों तरफ इस तरीके से मौजूद होता है। अब ये जो फॉलिकुलर सेल है, फॉलिकुलर सेल, यह आयोडीन की मदद से, आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्मोन्स बाय फॉलिकुलर सेल्स। जो भी हार्मोन का डेवलपमेंट फॉलिकुलर सेल के द्वारा किया जाएगा उसके लिए आयोडीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिना आयोडीन के हार्मोन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, जो कि थायराइड ग्लैंड से डेवलप होते हैं। तो फॉलिकुलर सेल आयोडीन की मदद से दो हार्मोन का डेवलपमेंट करता है, टेट्रा आइडो थायरोनिन, जिसको T4 कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम थायरोक्सिन है, जो हमको पढ़ना भी है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन। और दूसरा हमारा है ट्राइआइडो थायरोनिन, दैट इज T3, T4 एंड T3, टेट्राआइडोथायरोनिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन, दो हार्मोन का डेवलपमेंट जो है इसके द्वारा यहाँ पे हो रहा है फॉलिकुलर सेल के द्वारा। अब अगर आयोडीन की डिफिशियंसी है, अब अगर आयोडीन की डेफिशियंसी है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। और जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और अगर ये प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये डेवलप हो जाए तो वहाँ पर तो बच्चे के ऊपर बैड इफेक्ट डालेगा ही, लेकिन नॉर्मली अगर हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का कंसंट्रेशन अगर कम है, मतलब हाइपोथायरॉयड कंडीशन है, तो उस समय जो थायराइड ग्लैंड का साइज है वो बढ़ने लगता है। जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। और अगर ये प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये कंडीशन अगर आया तो जो उसके यंग वन होंगे उनके अंदर जो यंग वन होगा उसका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम हो जाएगा, मतलब बौद्धिक क्षमता उसकी कम होने लगती है, लो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उनका जो इंटेलिजेंस कोशिएंट होता है वो भी कम होने लगता है, आईक्यू जिसको कहते हैं, आईक्यू ये भी काफ़ी कम हो जाता है, लो होने लगता है, लो इंटेलिजेंस कोशिएंट। डिफमिटिज्म भी हो सकता है, मतलब बोलने और सुनने की क्षमता भी खत्म हो सकती है। क्रिटिनिज्म भी डेवलप हो सकता है। क्या मतलब है क्रिटिनिज्म का? उनका ग्रोथ रुक जाएगा, बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ कंडीशन, स्टंटेड ग्रोथ कंडीशन, ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है जब कंडीशन जो होगा वो हाइपोथायरॉयडिज्म का है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कैंसरस ग्रोथ अगर हो गया थायराइड ग्लैंड में, कैंसरस ग्रोथ अगर है थायराइड ग्लैंड के अंदर, तब क्या होगा? तब जो कंडीशन होगा उसको बोलेंगे ज़्यादा सेक्रेशन होगा, होने लगेगा ज़्यादा बड़ा होने के कारण थायराइड ग्लैंड, तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे उसको। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो बॉडी वेट तेजी से नीचे जाने लगेगा, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन का जो पहला फंक्शन है वो यही है कि वह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। तो जब इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म होगा, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, अगर ज़्यादा तेज़ी से मेटाबॉलिज्म होने लगे तो बॉडी वेट जो होगा वो तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा। बॉडी वेट डिक्रीज करेगा।
और अगर हम लोग सिंपल फंक्शंस की बात करें कि थायराइड ग्लैंड कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो सबसे पहला तो ये है कि यह बीएमआर को मेंटेन करता है। बीएमआर दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को जो है ये मेंटेन करता है। यह इरिथ्रोपोएसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोपोएसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। इरिथ्रोपोएसिस का मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए भी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यह वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। और यह टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। एक प्रोटीन हार्मोन है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करता है, जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। ये बात तो थायराइड ग्लैंड की हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा इसी में थायराइड ग्लैंड में जरा मैं एक लाइन में जरा एक बता दूं, एक और ग्लैंड है जिसकी संख्या 4 होती है और यह थायराइड के दोनों लोब्स में मौजूद होता है, दो दो करके। जैसे थायराइड का 2 लोब है, ट्रेकिया के दोनों तरफ, थायराइड का 2 लोब है, तो इसी दोनों लोब में दोनों तरफ दो दो पाराथायरॉयड ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। पाराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये जो पाराथायरॉयड ग्लैंड है ये सेक्रेट करता है पैरेथ हार्मोन को। पैरेथ हार्मोन को सेक्रेट करता है और यह हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, इसीलिए हम इसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन के भी कहते हैं। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन यह कैल्शियम के कंसंट्रेशन को जो है काफ़ी तेजी से इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? यह हड्डियों का, बोन्स का डिसोल्यूशन करता है, डिसोल्यूट कर देता है बोन के मास को, हड्डियों के मास को डिसोल्यूट करता है और उनसे मिनरल खींचता है, डीमिनरलाइजेशन। डाइजेस्टेड फूड से यह कैल्शियम को खींचता है, डाइजेस्टेड फूड से जो है यह कैल्शियम को खींच रहा है, हड्डियों से डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन के द्वारा जो है कैल्शियम को खींच रहा है। तो बोन डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड, रीनल ट्यूब्यूल्स, कहीं से भी यह कैल्शियम को खींच लेगा और खींचने के बाद ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देगा। इसीलिए हम इसको, कैल्शियम का जो लेवल है इसको ये बहुत तेजी से इंक्रीज कर देगा, इसीलिए हम इसको हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है वो हमारा कहलाता है थाइमोसिन। थाइमोसिन हमारे बॉडी के अंदर 2 प्रकार के इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। एक रिस्पॉन्स जो है उसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है, इसीलिए हम उसको ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहते हैं। ह्यूमोरल का मतलब ब्लड, और ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए वो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहलाया। और एक में जो है टी लिम्फोसाइट्स जो है वो फॉरेन सेल को, फॉरेन ऑर्गेन्स को, बाहर से कुछ भी अगर हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसको रिजेक्ट करने का कोशिश करता है, उसको हम लोग सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। तो थाइमोसिन के द्वारा 2 प्रकार का रिस्पॉन्स डेवलप हुआ, एक हमारा हो गया ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और एक हमारा हो गया सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के अंदर एंटीबॉडी डेवलपमेंट चल रहा है,
एंटीबॉडी का डेवलपमेंट, और यहाँ पर बाहर से आने वाला कोई भी ऑर्गेन, सेल, टिश्यू, एंटीजन कुछ भी आ रहा है उसको टी लिम्फोसाइट हटाने का प्रयास कर रहा है। तो हीमोरल रिस्पॉन्स जो है वो बी लिम्फोसाइट के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, बी लिम्फोसाइट, और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो होता है वह टी लिम्फोसाइट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और यह बाहर से आने वाले फॉरेन ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्टेड। इस तरीके से बच्चे हमने थायराइड देख लिया, पैराथायराइड देख लिया, थाइमस देख लिया, पिट्यूटरी देख लिया है, पीनियल देख लिया है, इतना हमने देख लिया है। अब जो है हम लोग एड्रीनल और बाकी के ग्लैंड्स को स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड हमेशा पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं, और ये किडनी के ऊपरी हिस्से पर मौजूद होते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर मौजूद होते हैं और हमेशा जो है ये पेयर्स में रहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर पार्ट होता है उसको हम लोग मेडुला कहते हैं। यहाँ देखिए ये जो हिस्सा है ये कॉर्टेक्स है और ये जो हिस्सा है ये मेडुला है। मेडुला से, एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसको कैटिकॉल एमीन के नाम से जानते हैं, कैटिकॉल एमीन। कैटिकॉल एमीन दो प्रकार का होता है, एक होता है एड्रेनालिन और एक होता है नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है वो कहलाता है, इसका दूसरा नाम होता है इपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रेनालिन का दूसरा नाम होता है नॉर इपिनेफ्रिन। नॉर इपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन जो है वो तब सेक्रेट होता है जब हमारा बॉडी किसी प्रकार का स्ट्रेस सिचुएशन को फेस करता है, मुश्किल हालात अगर हो जाए तब ये हार्मोन सेक्रेट होता है। इसीलिए हम इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, या इसका दूसरा नाम होता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन, मतलब लड़ो या भागो, दोनों ही सिचुएशन में। इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस समय जब हमारा बॉडी किसी प्रकार का क्रिटिकल सर्कमस्टांस या मुश्किल हालात झेलता है तो उस समय स्ट्रेस सिचुएशन में ये हार्मोन जो हमारा है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन जो है वो सेक्रेट होता है। क्या क्या इफेक्ट है इसका? यह हार्ट बीट को तेज कर देगा, हार्ट बीट को फास्ट कर देता है, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो तेज हो जाएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा। रेट ऑफ रिस्पायरेशन को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन को बढ़ा देता है। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज कर देता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। तो जब हार्ट बीट फास्ट होगा,
रेट ऑफ रिस्पायरेशन तेज होगा तो ब्लड फ्लो तेज होने लगेगा। जब ब्लड का मूवमेंट तेज होगा और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन तो बढ़ा हुआ ही है ब्लड के अंदर, तो उस समय हमारे मसल्स को, हमारे ब्रेन को ज़्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा और उस स्ट्रेस सिचुएशन या मुश्किल हालात से निकलने के रास्ते को वो खोज पाएंगे। और कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करें कि जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बॉडी के अंदर आप सिम्टम्स देखेंगे। एक तो आपका अलर्टनेस बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा जो है मुस्तैद हो जाएंगे। पाइलो इरेक्शन, जिसको गूज बम्प्स बोलते हैं, बॉडी का हेयर जो होता है वो धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। आंखें तेजी से झपकने लगेंगी, प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन। तो ये सारा सिम्टम्स जो है आपको नज़र आना शुरू हो जाता है जब आप एड्रेनलिन हार्मोन का जो फ्लो है अगर वो आपके बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये बात तो हो गई किसकी, मेडुला की। और जब कॉर्टेक्स की बात करते हैं, आउटर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, तो वहाँ से जो हार्मोन निकलता है दैट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल दो प्रकार से ये भी देखा जाता है, दो रूपों में। एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंतर्गत आ जाता है एल्डोस्टेरोन। यह हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक रखता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की, जो कि एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पेनक्रियाज जो है वह एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज जो है वह एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। और पेनक्रियाज मतलब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों एक्टिविटी इसके अंदर देखा जाता है। और जब पेनक्रियाज इंडोक्राइन एक्टिविटी करता है तो पेनक्रियाज का जो डेवलपमेंट है वह 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से होता है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस मतलब इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज जो होता है उसके अंदर 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो मौजूद होता है, जो कि पेनक्रियाज के टोटल कंपोजिशन का सिर्फ 1 से 2 ही % है। जब पेनक्रियाज इंडोक्राइन एक्टिविटी करेगा तो वहाँ पर दो प्रकार के सेल होंगे, एक होगा अल्फा सेल और एक होगा बीटा सेल। अल्फा सेल से जो सेक्रेट होगा वो कहलाएगा ग्लूकागोन या ग्लूकाजोन, और बीटा सेल से जो रिलीज होगा वो कहलाएगा इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकाजोन जो है वह एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। क्यों है ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन? क्योंकि यह ब्लड के अंदर ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को ये कैसे बढ़ा रहा है? यह कर रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब जरा इस दोनों वर्ड को समझने का प्रयास करते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है। जब हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस की, यहाँ देखिए ध्यान से, जब हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस की तो ग्लाइकोजन, यहाँ देखिए हम अपने ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, मतलब हमारे ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन टूट रहा है। तो
तो जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन टूटेगा तो किस रूप में टूटेगा? ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोजन इसमें चेंज हो रहा है ग्लूकोज में, और जब ये ग्लूकोज में चेंज हो रहा है तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को यह क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा ब्लड ग्लूकोज के लेवल को। और जब हम लोग बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की, ग्लूकोनियोजेनेसिस की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर किस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का भी डेवलपमेंट हो रहा है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट भी रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। इसीलिए हम इसको हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। और एक और तरीके से जो है यह ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो ग्लूकागोन है यह काम करता है हिपैटोसाइट्स पे। हिपैटोसाइट्स का मतलब लीवर सेल्स पे काम करता है। और अगर सेल ग्लूकोज को यूज करे, यूटिलाइज करने का प्रयास करे, तो उसको ये रोक देता है। तो जब एक तो यह ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा है, और सेल अगर ग्लूकोज को ब्लड से लेके यूज करना चाहे तो उस प्रक्रिया को भी रोक रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो माउंट करेगा या तेजी से बढ़ेगा। आप लिख सकते हैं इसमें कि इनहिबिट्स, ये रोकता है सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ये रोक रहा है। और जब हम लोग बात करते हैं बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन की, बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है? यह उल्टा है ग्लूकागोन के। वह एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, यह एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। यह एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, मतलब यह ब्लड के अंदर ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को कम करता है। कैसे? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, मतलब यह करता है ग्लाइकोजेनेसिस। अब जरा इस ग्लाइकोजेनेसिस को समझें। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब हुआ कि यहां पर आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहे हैं। तो जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करेंगे तभी तो इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। तो ग्लाइकोजेनेसिस का यहाँ पर काम किया जाएगा। और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंसुलिन जो है वह हिपैटोसाइट पर भी काम करता है, और एडिपोसाइट पर भी काम करता है। और दोनों ही कंडीशन के अंदर यह सेल के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, सेल अगर ग्लूकोज का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करे तो उसको जो है यह सपोर्ट करेगा। आप लिख सकते हैं यहां promotes uptake and utilization of glucose from blood to cell। और अगर किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है, ये जो कंडीशन है हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, मतलब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा है, अगर ये हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन लंबे टाइम तक अगर है किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में जो डिजीज काउज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायबिटीज मिलेटस। और जब डायबिटीज मिलेटस होता है तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लगता है। ऐसे लोगों के यूरिन में ग्लूकोज मौजूद होता है और कीटोन बॉडीज का भी डेवलपमेंट उनके बॉडी के अंदर होने लगता है। तो ये दोनों ही बड़ा ही मुश्किल हालात है।
एक तो यूरिन में ग्लूकोज का आना और फिर कीटोन बॉडीज का डेवलपमेंट होना। तो ये दोनों तब होगा जब हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगा, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जरूरत से ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में जो डिजीज काउज होगा दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मिलेटस। ओके, तो हमने जो है एक और हेट्रोक्राइन ग्लैंड को स्टडी कर लिया है। उसके बाद अब हम लोग एक दो और देखते हैं हार्मोन्स को, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है टेस्टिस से। यह टेस्टिस जो होता है वह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस बना हुआ होता है दो स्ट्रक्चर का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और आउटसाइड की तरफ इंटेरेस्ट्रियल सेल भी मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग लेडिक सेल के नाम से भी जानते हैं, लेडिक सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इंटेरेस्ट्रियल सेल, दो प्रकार के सेल मिलकर के टेस्टिस का निर्माण करते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और ये टेस्टिस मौजूद कहाँ होता है? यह मौजूद होता है स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम, स्क्रोटम में ये टेस्टिस मौजूद होता है। अब ये जो लेडिक सेल या इंटेरेस्ट्रियल सेल है, ये सेक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सेक्रीट करता है टेस्टिस, टेस्टिस का लेडिक सेल। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, यह मेल के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे? इसके बाद जो मेल के केस में जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, ये तो एसेंशियल प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो मेल के केस में होता है, जैसे कि एपिडाइडिमिस, मैं पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको, एपिडाइडिमिस है या प्रोस्टेट है या सेमाइनल वेसाइकिल है, तो इन सब का भी डेवलपमेंट में टेस्टोस्टेरोन का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान होता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या हो? जैसे कि आवाज़ में चेंजेस आ रहा है, बियर्ड एंड मोस्टैक आ रहा है, एडम्स एप्पल प्रोट्रूड आउट कर रहा है मेल के केस में, तो सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आती है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, मेल का जो सेक्सुअल बिहेवियर है, जिसको हम लोग लिबिडो कहते हैं, लिबिडो, इसको भी स्टिमुलेट करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देता है टेस्टोस्टेरोन। अब हम लोग बात करते हैं ओवरी की। ओवरी, यह भी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही है। किसका है भाई? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां से कौन सा दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होगा? एक होगा एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होगा? ओवेरियन फॉलिकल्स से। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, उन्हीं ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन सेक्रेट होता है। और यह फीमेल के केस में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब आवाज़ में जो चेंजिंग आ रहा है फीमेल के अंदर, या उनका जो पेल्विक वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो रहा है, मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट उनके अंदर हो रहा है टू फीड देयर फ्यूचर यंग वंस। तो इन सारा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप हो रहा है फीमेल के अंदर, आवाज़ में चेंजिंग का आना, पेल्विक एरिया का ब्रॉड हो जाना एंड मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो जाना, तो ये सारा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो एस्ट्रोजन के द्वारा रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड है। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन जो होता है यह किससे डेवलप होता है? यह डेवलप होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम से डेवलप होता है और यह प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रेगनेंसी को प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सपोर्ट करता है। तो बच्चे, इस तरीके से मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट ग्लैंड और उससे निकलने वाला हार्मोन और उसके फंक्शंस के बारे में बता दिया है। इस तरीके से हमारा कंट्रोल एंड